ठीक है, याद है ना बच्चे लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको याद होगा तो उसमें कुछ हिस्सा मैंने डिस्कस किया था और आपको बताया भी था कि ये चैप्टर पूरे थ्योरेटिकल है और इसके आंसर्स आपको मैंने बताया था कि आपको नोट से याद करने हैं, क्योंकि अगर आप ओन वर्ड में लिखते हो तो बहुत ज्यादा मिस्टेक हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि आप माइक्रोब्स के नाम याद रखो, दैट्स इट। कौन सा माइक्रोब कौन से पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग को क्या करना है, बस याद रखना। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी प्रोडक्ट्स में हम लोग ने योगर्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, बटर प्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, चीज प्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे और प्रोबायोटिक्स के बारे में। यहां तक के हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सभी को याद है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रेड प्रोडक्शन। अब ब्रेड, सभी को पता है कि ब्रेड बनाने के लिए हम लोग को सीरियल्स के आटे लगते हैं, ठीक है। हम लोग उस आटे के अंदर नमक और जो दूसरी चीजें ऐड करना है, गर्ल्स यहाँ ध्यान देंगे, खाने पीने की चीज बता रहा हूँ, सभी लोग नोटिस करें। तो नमक उसमें ऐड करते हैं, उसमें हम लोग यीस्ट को ऐड करते हैं। ऐसे तो यीस्ट के बहुत सारी वैरायटीज होती है, बट जो हम लोग यीस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरावासिया। ये एक कॉमनली अवेलेबल यीस्ट होता है। ये हम लोग ब्रेड के अंदर क्या करते हैं, जब डो बनाते हैं, आटे को गूंथते हैं तो उसके अंदर ऐड करके गूंथ देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब ये यीस्ट क्या करता है, उसके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको फर्मेंटेट करता है, और जब वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेट करता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। याद करो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़े भी थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बनते थे, कहीं विनेगर बनता था, कहीं अल्कोहल बनता था, कहीं लैक्टिक एसिड बनता था। याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चे लोग? CO2 गैस है और वो रिलीज होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अपना डो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा और स्पॉन्जी और फ्लफी हो जाएगा। और इस तरीके से फिर हम लोग क्या बना लेंगे, ब्रेड बना लेंगे। नाउअडेज हम लोग कॉम्प्रेस यीस्ट यूज करते हैं, दाने के फॉर्म में अवेलेबल होता है, आप बेकरी से जाके परचेस कर सकते हैं। उसमें पहले से ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, ये पहले से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर आप बेकर यीस्ट यूज करते हो, कॉम्प्रेस यीस्ट यूज करते हो, तो उससे फायदा क्या होगा, आपके ब्रेड की न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले तो सीरियल्स में है, आप जब उस यीस्ट को ऐड करोगे उसकी वजह से और ज्यादा उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम लोग जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं, सोया सॉस है, विनेगर है, ये सब किससे बनते हैं, यीस्ट की मदद से बनते हैं। एक केमिकल है अजीनोमोटो, सुने नहीं आपने? टेस्ट एनहांसर का काम करता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आप लोग ने देखे होंगे अपने घर के अंदर, तो हम लोग नहीं यूज करते, बट बाहर जब हम लोग नूडल्स या राइस खाते हैं तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं उसको, क्योंकि वो टेस्ट एनहांस करने का काम करता है। घर में हम लोग उसको यूज नहीं करते, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ घर के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट का टेस्ट वैसा नहीं आता। रीजन, हम लोग घर के अंदर अगर यूज भी करते हैं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं। लार्ज क्वांटिटी में अगर आप अजीनोमोटो यूज करेंगे तो वो आपकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, इसीलिए हम लोग उसको ज्यादा यूज नहीं करते। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स बनाने के भी कौन यूज होने वाला है, यीस्ट ही यूज होने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग विनेगर प्रोडक्शन पर भी आएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है ना बच्चों, वो है विनेगर प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज विनेगर प्रोडक्शन? विनेगर केमिकल फॉर्मूला जिसका होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, या फिर अगर और थोड़ा सा प्योर फॉर्म में बोलना हो तो 4% एसिटिक एसिड। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है ये। तो एसिटिक एसिड जो है ये एक अल्कोहल से बनने वाला प्रोडक्ट है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यीस्ट को यूज करते हैं। हम लोग यीस्ट को लेते हैं, शुगर मोलेसिस या फिर शुगर सिरप, उसको फर्मेंटेट करवाते हैं। शुगर मोलेसिस क्या होता है, आप लोग देखेंगे कभी कभी स्वीट पोटैटो अगर आप लोग ने भून के खाए हैं तो जब वो ज्यादा उसके अंदर जब रस रहता है ना वो फट जाता है और उसके अंदर का जो जूसी पार्ट है वो बाहर आके जम जाता है, उसको शुगर मोलेसिस बोलते हैं। या फिर शुगर केन के अंदर भी ऐसी होता है, शुगर केन के अंदर जो एक्सेस ऑफ रस जो रहता है, जूस रहता है, वो बाहर आके जम जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर मोलेसिस बोलते हैं। तो शुगर मोलेसिस या फिर शुगर सिरप,
गन्ने का जूस ही आप ले लो, अगर आप उसको ईस्ट की मदद से फर्मेंटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और ये जो एल्कोहल है बच्चे लोग, ये प्राइमरी प्रोडक्ट होता है विनेगर बनाने के लिए। अब जब हम लोग को विनेगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस विनेगर को जो अल्कोहल अपने पास अवेलेबल है उसके अंदर दो बैक्टीरिया ऐड करते हैं, दो माइक्रोब्स को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, जिनका नाम है एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। क्या नाम है, एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। ये दो माइक्रोब्स को हम लोग उसके अंदर ऐड कर देते हैं अल्कोहल के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, पर सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं मिलता, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अब वो बाय प्रोडक्ट्स को क्या करना है, हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है रेयरफेक्शन की, सेपरेशन की टेक्निक है, जिससे हम लोग एसिटिक एसिड को अलग कर देते हैं और बाय प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बट स्टिल अपने पास जो एसिटिक एसिड मिला है इसके अंदर अभी भी कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग ब्लीच करते हैं। ब्लीच करते हैं मतलब उसके अंदर के हार्मफुल केमिकल्स को क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। ब्लीच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। किसका यूज करते हैं बच्चों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से उसको ब्लीच करते हैं और एंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर से क्या करते हैं, पास करते हैं, और इस तरीके से हम लोग को क्या ऑब्टेन हो जाता है, विनेगर। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर बनने वाले विनेगर की बात कर रहा हूं, जो अपने घर के अंदर हम लोग यूज करते हैं, व्हाइट विनेगर जो यूज होता है। सिमिलरली आप लोग देखे होंगे कि जो गांव वगैरह में रहते हैं जिनके कोई, तो आप लोग देखो गांव से भी एक विनेगर आता है जिसको सिरका बोलते हैं हम लोग कॉमन, वो व्हाइट नहीं रहता, यूपी वाले देखे होंगे, ठीक है। हम लोग उसको खाने के तौर पे यूज नहीं करते, नॉर्मली जो खाना जैसे हम लोग चिकन बनाते हैं तो उसमें विनेगर ऐड कर दिए, या कोई और चीज बना रहे तो नूडल्स बना रहे तो वो वाला विनेगर नहीं ऐड कर सकते, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्रोसेस उसका भी सेम होता है। वो लोग क्या करते हैं, बुक में नहीं दिया, ये उसका बता रहा हूँ, ये तो दिख नहीं सर। गांव में क्या करते हैं, गन्ने का जूस लेते हैं, शुगर केन का रस लेते हैं और उसको लोग एक मट्टी के बर्तन में रख के और उसको एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर उसको 3-4 महीने तक के छूने की जरूरत ना पड़े। हाँ, 3-4 महीने में होगा क्या, उसके अंदर माइक्रोब्स बनेंगे, जिसको गांव वाले बोलते हैं कीड़े बन गए। हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोब। साइंटिफिक टर्म्स में इसको हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोब बन जाते हैं। माइक्रोब शुगर केन के जूस को फर्मेंटेट करते हैं, उसमें अल्कोहल बनाते हैं। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो कन्वर्जन होता है तो उसमें से स्मेल आती है, ठीक है, बहुत बुरी स्मेल आती है। फर्मेंटेट मतलब सड़ा है ना उसको, तो भैया वो क्या होता है, फर्मेंटेट होकर अल्कोहल बनता है। फिर उस अल्कोहल के अंदर दूसरे माइक्रोब्स जो रहते हैं वो उस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, विनेगर में। अपने आप सब कुछ होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब कौन कर रहे हैं, माइक्रोब्स कन्वर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में जब वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल से विनेगर में, तो एक धीमी सी अच्छी सी एकदम खुशबू आने लगती है उसमें से। ये इंडिकेशन होता है कि अभी क्या हो गया है, रेडी हो गया। फिर उसको उतारते हैं, मिर्ची का धुआं लगाते हैं, मस्त बॉटल में पैक करते हैं, फिर मुंबई लेकर आते हैं इसको, प्याज कट करते हैं और लाल मिर्ची की चटनी बनाते हैं, प्याज में डालते हैं और 1 चम्मच विनेगर चावल की रोटी के साथ खाते हैं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, ट्राई करें आप लोग, ठीक है। अरे सर लार चूने लगी हम लोग, ऐसा खाना बना दिया, सुबह सुबह भूख लग गई है, घर पे जाके बनवा के खा लेना। गरीब लोग बेचारे, घर में सिरका ही नहीं है सर, ठीक है, उससे ले लेना, उसके पास है 5-5 रुपए में दे देना, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग सोया सॉस प्रोडक्शन। सोया सॉस भी यूज करते हैं ना भाई, सोया सॉस तो सर चाइनीज प्रोडक्ट है तो चाहिए ही है। हम लोग तो जबरदस्ती बोलते हैं थैली में बांध के दे। तो सोया सॉस जो होता है ये बेसिकली चावल या गेहूं के आटे से बनता है। उसको फर्मेंटेट करने के लिए हम लोग एक फंगस का यूज करते हैं जिसका नाम है एस्परजिलस ओरिज़े। क्या नाम है बच्चे लोग? जब वो चावल या गेहूं के आटे को फर्मेंटेट करता है तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है? सोया सॉस मिल जाता है। आपके बुक में बच्चे लोग एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में ना कुछ बिवरेजेस के बारे में, कुछ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में दिया है। वो कौन से माइक्रोब से मिलते हैं, कौन से फ्रूट से मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग पता है। यहाँ जरा ध्यान से देखो, जैसे उसने बताया कैफे अरेबिका एक फ्रूट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, ये एक माइक्रोब इसको यूज करते हैं जो सीड को और फ्रूट को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है
और फिर उसके सीड से हम लोग बनाते हैं कॉफी। क्या बनाते हैं? सिमिलरली थियोब्रोमा कोकोआ सैक्रोमाइसिस की मदद से हम लोग इसमें भी सीड और फ्रूट को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं और क्या बनाते हैं? कोकोआ। ये भी एक ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है। सिमिलरली ग्रेप्स, याद होगा 9 में बताया था, ग्रेप्स जो है सैक्रोमाइसिस सेरावासिया की मदद से हम लोग क्या करते हैं? उसको फर्मेंटेट करवाते हैं और उससे हम लोग वाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऐसी एप्पल को अगर आप फर्मेंटेट करते हो विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरावासिया तो आप सिडार बनाते हो। क्या बनाते हो बच्चे लोग? सिडार। ये सब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। सिडार कभी देखिए टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड था जिसमें ना टॉम एंड जेरी को टॉम चेस करते रहता है। ऐसे तो हर एपिसोड में चेस करता है, बट उसमें बताया कि वो ऐसे नीचे एक बोलते ना नीचे की तरफ घर रहता, तो वो दरवाजा होता तो सीधा ऐसा गिरते 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 आता है और एक डब्बा रहता कंटेनर, उसमें जाके गिर जाता है और फिर जब निकलता है बाहर तो एकदम डगमगाते रहता है कि मतलब एकदम टून हो गया है। देखिए उस पर लिखा रहता है सिडार। अल्कोहलिक बीवरेजेस होता है, ज्यादा कंज्यूम करने पर जैसा अल्कोहल पीने के बाद हाल होता है गटर में गिरने वाला, वैसे ही हाल उसका भी हो जाता है, बट एज कंपेयर टू अल्कोहल और वाइन वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दिया बच्चों, माइक्रोबियल एंजाइम्स। नाउ व्हाट इज माइक्रोबियल एंजाइम्स? देखो एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। उनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये वो होते हैं जो लिविंग कैटलिस्ट होते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 3 में पार्ट 1 में पढ़े केमिकल कैटलिस्ट, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। देखो अगर मैं केमिकल यूज करता हूं बच्चे लोग तो उसका कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? आप केमिकल को किसी कंटेनर में स्टोर करके रखोगे। अगर मैं केमिकल को कंटेनर में स्टोर करके रखता हूं तो वो केमिकल जो होता है ना वो इरोड और कोरोड, उसके अंदर जंग लग जाता है, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली केमिकल को आप बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज हो गया खत्म हो गया। हम लोग को पता है कि जब हम लोग केमिकल यूज करते हैं तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं और फिर वो बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने का खर्चा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। आप इन सब से बच सकते हो अगर आप किसका यूज करो? माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज करो। कैसे? देखो माइक्रोब्स जो होते हैं ना बच्चे लोग, ये अपने टारगेट को लेकर एकदम स्पेसिफिक होते हैं। मतलब इनको जो बनाने बोला जा रहा है वो वही बनाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते मतलब बाय प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने का खर्चा बच गया। दूसरा, माइक्रोब जिस जगह पर स्टोर्ड होंगे वो उसको डिग्रेड नहीं करने वाले, उसको कोरोड और इरोड करने वाले नहीं है। मतलब आपका जो कंटेनर है वो भी खराब होने वाला नहीं है। माइक्रोब लिविंग है, आप उनको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इसीलिए हम लोग बहुत सारी जगह पर केमिकल कैटलिस्ट की बजाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अपने बॉडी के अंदर भी हम लोग बहुत सारी जगह पर एंजाइम्स का यूज करते हैं। याद दिला दूं चैप्टर नंबर 2 में एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में पढ़े थे, है ना? तो बॉडी में ऐसे बहुत सारी जगह पर एंजाइम्स होते हैं जो अपने बॉडी के रिएक्शंस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से अपने बॉडी के रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। हम लोग के बुक में कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया ऑक्सीडो रिडक्टेस, नाम में आंसर छुपा है। ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एंजाइम का नाम आएगा ना लास्ट में एज आएगा। क्या आएगा? एज। ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऐसे एक आता है लाइगेज। क्या नाम आता है बच्चों? लाइगेज, ज्वाइंट करने के लिए, दो अलग अलग चीज को ज्वाइंट करने के लिए। ऐसी ट्रांसफरेज, अगर आपको कोई चीज को ट्रांसफर करवाना है केमिकल को तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ट्रांसफरेज का। हाइड्रोलेज, वाटर को रिमूव करवाना। आइसोमरेज, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करवाना। इस तरीके से कुछ माइक्रोब्स के नाम दिया हुआ है, एंजाइम्स के नाम दिया हुआ है, जो अलग अलग जगह पर क्या होते हैं? यूज होते हैं। अच्छी बात ये है कि ये लोग लो पीएच पर, लो टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। हम लोग को पता है टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। बट माइक्रोब्स की स्पीड स्लो होने वाली ही नहीं है। बेनिफिट है कि नहीं? इतना ही नहीं, ये डर्ट और मार्क रिमूव करने के लिए भी यूज होते हैं। डिटर्जेंट के साथ में जब आप इनको ऐड करते हैं तो कपड़े में से डर्ट वगैरह रिमूव करने के लिए भी हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में, लेदर इंडस्ट्रीज में, इन सब जगह पर हम लोग इनका यूज करते हैं। किसका? माइक्रोब्स, एंजाइम्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक भी है ज़ैंथेनम गम। नाउ व्हाट इज ज़ैंथेनम गम? बच्चों देखो आप लोग ने देखेंगे आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, पुडिंग्स है, मिल्क शेक है, इनके देखो उसका ज़बान बाहर आ, तो ये सब के अंदर जो कंसिस्टेंसी होती है वो ठीक होती है।
है ना, इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ठीक होती है, थोड़े गाढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल, एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, केमिकल बोलना गलत हो जाए, एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम है ज़ैंथेनम गम। क्या नाम है चलो? ज़ैंथेनम। अपने पास एक फंगस है जिसकी स्पीशीज है पूरी, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ैंथोमोनस। क्या बोलते हैं? ज़ैंथोमोनस। ये ज़ैंथोमोनस स्पीशीज जो है ना, ये क्या करता है, स्टार्च पता है, जो प्लांट अपना एक्सेस ऑफ फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो स्टार्च को वो फर्मेंटेट करता है। ज़ैंथोमोनस की स्पीशीज उस स्टार्च को फर्मेंटेट करती है और उसमें से ऑब्टेन करती है ज़ैंथेनम गम। और ये ज़ैंथेनम गम हम लोग किस में ऐड करते हैं फिर? मिल्क शेक में, पुडिंग्स में, चॉकलेट में, जिसकी वजह से इनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ज़ैंथोमोनस स्पीशीज का एक एग्जांपल अपने बुक में दिया है, एस्परजिलस नाइगर। दिखा सबको? आया ना भैया? फिर नीचे फिर से एक टेबल दिया है, कुछ कॉमनली सब्सटेंस जो माइक्रोबियल एंजाइम्स की मदद से हम लोग को मिलते हैं, माइक्रोब्स के प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं और अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। देखो, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड याद है, जब दूध को दही में कन्वर्ट करे तो लैक्टिक एसिड बना था। तो लैक्टिक एसिड ये सब एसिडिटी इंपार्ट करने के, सारनेस, खट्टापन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एसिड का यूज करते हैं। और ये कहां से मिल रहे हैं? माइक्रोब्स की मदद से। सिमिलरली अपने को दिया ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये प्रोटीन को बाइंड करने में यूज होते हैं, प्रोटीन को ज्वाइन करके रखने में किनका यूज करते हैं हम लोग? इनका यूज करते हैं। सिमिलरली लाइसिन है, नेटामाइसिन है, माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर के तौर पर यूज होते हैं। कौन सी चीज को एंट्री करवाना है, कौन सी चीज को एंट्री नहीं करवाना है, वो कौन डिसाइड करता है? ये लोग डिसाइड करते हैं। सिमिलरली एस्कॉर्बिक एसिड है, B12 है, B2 है, ये लोग बच्चे लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। अब अगर याद होगा चैप्टर 3 में, पार्ट 1 में मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था रेंसिडिटी, कि ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके अंदर के प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बताया था लेज वगैरह की पैकेट के अंदर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब, याद आ रहा है कि नहीं? खुले में इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट किसकी मदद से बनते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, B12, B2 की वजह से बनते हैं। सिमिलरली हम लोग को दिया है बीटा कैरोटीन। कैरेट के अंदर जो कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। ऐसी लाइकोपीन, ज़ैंथीन, ल्यूटीन, ये एडिबल कलर्स हैं। क्या बच्चे लोग? कलर बिरयानी में ऐड करते हैं ना हम लोग, तो खाने वाले कलर की बात चल रही, केमिकल कलर्स की बात नहीं चली, ठीक है? पॉलीसैकेराइड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ये इमल्सिफायर्स का काम करते हैं। दो ऐसे लिपिड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, हम लोग उनको मिक्स करवाने के लिए किसका यूज करते हैं? इमल्सिफायर्स का यूज करते हैं। सिमिलरली वेनिलीन है, इथाइल ब्यूटान है, टेस्को, पेपरमिंट है, ये सब फ्रूट फ्लेवर्स होते हैं। हम लोग देखते हैं ना नाउअडेज, हम लोग प्रोडक्ट कुछ और रहता है, उसमें टेस्ट किसी और चीज का लेकर आ जाते हैं। मालूम है आप लोगों को? मैंने अभी एक वो पापड़ लेके आया था, इसमें पानी पूरी का टेस्ट आता है। हाँ, पापड़ खाओ, टेस्ट किसका है? पानी पूरी का। तो ये कैसे होता है? हम लोग उसके अंदर आर्टिफिशियल्स क्या करते हैं? एसेंस ऐड करते हैं फ्रूट के। जैसे आप देखो, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि दही के अंदर हम लोग अलग अलग क्या करते हैं? फ्लेवर ऐड करते हैं। आप खा रहे दही हो, मगर आपको टेस्ट किसका आ रहा है? मैंगो का। पॉसिबल है? एसेंस ऐड करते हैं उसके। सिमिलरली जाइलोटोल, एस्पार्टम, आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करते हैं। आप लोग देखेंगे वो लो कैलोरी वाले आते हैं ना, शुगर फ्री, तो उनके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे? ये सारी चीजों का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की? कोई दिक्कत? देखो पूरा थ्योरी है, इसके लिए बोर्ड का यूज नहीं करो। क्या लिखूं? नाम लिखूं? नाम पहले भी बता दिया हूं कि आप लोगों को पढ़ना है, नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स, हाँ भैया सर, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या है? 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़े भी थे। हम लोग पढ़े थे कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया या फिर फंगस से क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं, जो अलग अलग वायरल और बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में क्या होते हैं? यूज होते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम पहली एंटीबायोटिक बनाया था, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। इसके बाद हम लोग को पता चला कि इससे जो माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस है, वो डिस्ट्रॉय हो सकते, किल हो सकते। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डेवलप किए, अपने बुक में बहुत सारे नाम दिया हुआ है, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बेसिट्रिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, इस तरीके से बहुत सारे नाम दिया हुआ है। बट एक नाम स्पेशली उसने मेंशन किया है, रिफामाइसिन। रिफामाइसिन बच्चे लोग एक ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में यूज होती है। किसके अगेंस्ट में? ट्यूबरक्लोसिस। आप देखिए, जब तक के एंटीबायोटिक्स डेवलप नहीं हुई थी ना,
तब तक कि अपने पास ना ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जिनका क्योर अवेलेबल नहीं था। जिस तरीके से आज भी स्टिल हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसका हम लोग के पास क्योर अवेलेबल नहीं है। पुराने टाइम पर ना ऐसी ट्यूबरक्लोसिस भी थी। टीबी आज के टाइम पर हम लोग उसको बहुत कॉमनली सुनते हैं और देखते भी हैं, बहुत सारे लोगों को होती है और वो सही भी रहा। बट पहले ऐसा नहीं होता था। जिसको टीबी हो जाती थी ना, बाय डिफॉल्ट वो मरने वाला है। टीबी में क्या होता था, लंग्स के अंदर पानी भर जाता था, तो उसमें लास्ट स्टेज यही होता था कि भैया यहाँ से सीधा इंजेक्शन डाल के पानी को क्या करते थे, बाहर निकालते थे लंग्स से। पेन बहुत ज्यादा होता था और धीरे धीरे लोग क्या हो जाते थे, मर जाते थे। नाउअडेज अपने पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, आप प्रॉपर उसकी मेडिसिन खाएं 3-4 महीना, प्रॉपर जो कोर्स डॉक्टर बताते हैं वो प्रॉपर करें, आप सही हो जाए। कितनी अच्छी बात है। किसकी मदद से हम लोग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक। कहाँ से मिली है, माइक्रोब से। काम की चीज है कि नहीं, कितनी सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे। नेक्स्ट हम लोग को दिया है माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। देखो फ्यूल्स के अंदर भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। पहले बात की गैसियस फ्यूल की। देखो आपको याद होगा हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़े थे। इवन एग्जीबिशन में मैंने बायोगैस रखाया है था। अगर देखेंगे एक बच्चे ने बायोगैस बना के लाया था, आग जला के दिखाई दी थे क्लास में, नहीं देखे थे तुम लोग नहीं थे तो तुम लोग की गलती ना। वो वीडियो में है, एग्जीबिशन वाला वीडियो मैंने अपलोड किया होगा, उसमें मैंने दिखाया हूँ कि वो बच्चे ने बायोगैस से हम लोग आग जलाए थे। बायोगैस बेसिकली क्या है, मीथेन CH4 कहां से मिलती है, माइक्रोब्स के डिकम्पोजिशन से ना। माइक्रोब क्या करते हैं, सारे कचरे को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, गला देते हैं और उसमें से क्या निकल जाती है, मीथेन गैस रिलीज होती है। और ये मीथेन कहां से मिल रही है, अपने माइक्रोब की मदद से, गैसियस फ्यूल है। सिमिलरली अभी आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि माइक्रोब की मदद से हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं ना, अभी पढ़े थे। एल्कोहल जब बनता है बच्चे लोग, एल्कोहल एक क्लीनलेस और एक स्मोकलेस फ्यूल है, मतलब उसमें से धुआं भी कम निकलता है और उसमें पोल्यूशन भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है कि 10% आपको एल्कोहल क्या करना है, पेट्रोल और डीजल में ऐड करना है। समझ में आ रहा है। बच्चे पूछते हैं कि सर अगर क्लीनलेस और स्मोकलेस फ्यूल है तो पूरा ही चलाते ना एल्कोहल पे, क्या जरूरत है पेट्रोल डीजल यूज करने की। तो दिक्कत ये है बच्चे लोग, उसमें ना पावर उतनी नहीं मिली, जो पावर कैपेसिटी हम लोग को चाहिए वो पावर हम लोग को वहां पर मिलने वाली। इसीलिए हम लोग पूरे तरीके से अल्कोहल को यूज नहीं, सिर्फ बात चलाने की होती तो वो हो जाएगा। बट अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, ह्यूज पावर चाहिए मुझे, तो वो पॉसिबल नहीं। और सिंपल सी बात है, जिसको पीने के बाद इंसान चलने लगे तो गाड़ी क्या चीज चलेगी। ऐसे ही हाइड्रोजन के बारे में दिया है। हाइड्रोजन एक फ्यूचर फ्यूल है, अभी करंटली हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। आप रॉकेट्स वगैरह के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन को यूज करते हैं, करंटली हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना बच्चे लोग, ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसीलिए अभी करंटली हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। हालांकि हम लोग के पास ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो वाटर का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, और फिर उस हाइड्रोजन को हम लोग एज अ फ्यूल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी करंटली उसको यूज नहीं कर रहे। रीजन कि भैया अगर उसमें अगर कुछ मिसहैपन हुआ, पेट्रोल और डीजल में हम लोग देखते हैं रोज कहीं ना कहीं आग लगी रहती है, तो हाइड्रोजन तो और ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसको करंटली यूज नहीं कर रहा। आपकी बुक में लिखा है फ्यूचर फ्यूल। इवन रॉकेट्स वगैरह के अंदर हम लोग उसको यूज भी करते हैं, बट व्हीकल्स के अंदर हम लोग यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते, उसके पीछे भी रीजन है। अभी अगर हम लोग हाइड्रोजन यूज करने लगे हैं और वाटर का फोटोलिसिस करके अगर हाइड्रोजन बनाने लगेंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इतने सारे पेट्रोल पंप खोल के बैठी है, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ना, इनका मार्केट पूरा डूब जाएगा। तो जिस दिन पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे, फिर मार्केट में पानी पे चलने वाली गाड़ी लेकर आ जाएंगे। नहीं देखो ये पानी पे चलती है गाड़ी। हालांकि आपको याद होगा एक शो आता था, ओ माय गॉड ये मेरा इंडिया, उसमें ना एक इंडियन पर्सन था जिसने पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाया था। फिर वो पर्सन भी गायब हो गया और वो गाड़ी भी गायब। हम मालूम नहीं वो पर्सन कहाँ है, वो गाड़ी कहाँ है। हालांकि पानी पे चलने वाली गाड़ी उसने बनाया था। तो बोलने मतलब ये है कि जिस दिन मार्केट में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, उस दिन मार्केट में आप देखेंगे कौन सी व्हीकल आ जाएगी, पानी वाली गाड़ी आ जाएगी और ये पानी पे चलती। फिर बोले बहुत महंगी गाड़ी है, पानी को सेपरेट करने में जान निकल जाती। कुछ नहीं करना, माइक्रोब क्या करने वाले उसको सेपरेट करके देने वाले, हाइड्रोजन अलग करके दे देंगे, ऑक्सीजन अलग करके। बहरहाल हम लोग कुछ बायोफ्यूल्स के बारे में बताया मुझे। देखो बायोफ्यूल्स 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में काउडंग है, कोल है। काउडंग अरे गोबर से भी हम लोग ने पढ़े ना भैया, हम लोग गैस बना रहे हैं,
सिमिलरली लिक्विड में इथेनॉल अल्कोहल का एग्जांपल दे दिया, और गैसियस में जो कोल गैस होती है या फिर बायोगैस जो है अपने पास, ये सब किस में आती है, गैसियस फॉर्म में आती है। इस तरीके से हम लोग बायोफ्यूल, मतलब ये वो फ्यूल है जो हम लोग को माइक्रोब की मदद से मिले। किसकी मदद से मिले? इसमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, अब अगर आप सोचो हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ दे धीरे धीरे, तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। दोनों फायदा है, बट स्टिल हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स को यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी में हम लोगों ने पढ़े थे कि इंडिया वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। देखो 9th में याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे कि भैया जो गांव खेड़े होते हैं वहां पर तो लोग बायोगैस प्लांट बना लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट में गांव का जितना भी डिकम्पोज होने वाला कचरा है वो लाके डाल देते हैं, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करके मीथेन गैस बना देते हैं और बाद में उनको फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। बट यही बायोगैस प्लांट क्या हम लोग अपनी हाईली पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर बना सकते हैं? नहीं, मुश्किल है सर यहाँ पर बनाना। तो हम लोग के यहाँ पर क्या किया है, या ये भी आप लोगों 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़े थे कि भैया अपने यहाँ में सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है ना। और जाहिर सी बात है उस सॉलिड वेस्ट को हम लोग यूं ही तो नहीं फेंक सकते। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद बच्चे लोग क्लास लेक्चर में मुझे बोले थे, मैंने न्यूज पढ़ा था इंदौर शायद से, एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ सॉरी फॉर दैट, इवन वीडियो के अंदर भी बोल दे रहा, करेक्ट नहीं याद है मुझे। शायद से इंदौर एक सिटी है जहां पर लोग क्या करते हैं ना, जो कचरा होता है ना उसको सेपरेट करते हैं 3 टाइप में, और जो डिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, वहां का जो कॉर्पोरेशन है वो उसको यूज करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी दिया गया उसको। इंदौर है या कोई और है एग्जैक्टली जहन में नहीं है मेरे, बट कोई एक सिटी इंडिया की, वहां के आम जनता वो भी कचरे को प्रॉपर क्या करती है, मैनेज करती है। आप सिटी में जाएंगे एक कचरा आपको जमीन पे नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपरली वो लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कचरे से क्या बना रहे हैं, एनर्जी। क्या बना रहे हैं बच्चे लोग, एनर्जी। देखो हम लोग भी यूज कर सकते हैं बट हम लोग यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ यूज करो ताकि भैया हम लोग भी फ्यूचर में मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड ले सके, है कि नहीं। अच्छा बैक टू द टॉपिक। तो बात चल रही थी कि हम लोग अपने सिटीज में क्या कर सके। जैसे अपने इलाके में हम लोग भैया हाईली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोग बायोगैस प्लांट तो नहीं बना सकते, तो फिर कचरे को कैसे डिकम्पोज किया जाए। सॉलिड वेस्ट आपको याद होगा टन्स में जनरेट होता है, 5000 टन कचरा जनरेट होता है मुंबई के अंदर सिर्फ, है कि नहीं। कचरा तो इतना है कि सर अगर एनर्जी बनाने जाए तो अच्छी खासी एनर्जी बनेगी, बट हम बनाते नहीं। तो सिटीज के अंदर एक नया मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ना, लेक हो गया है, पॉन्ड हो गया है जो सूख गया है, या बहुत बार ऐसा होता है कि गड्ढे वगैरह रह जाते हैं जमीन के अंदर, बड़े बड़े गड्ढे, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, उस गड्ढे के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता। आप बोलेंगे सर मैं उसके अंदर एक हॉस्पिटल बना, कौन जाएगा नीचे, है ना, तो कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट का मेथड यूज करते हैं। हम लोग उस पूरे गड्ढे के अंदर प्लास्टिक की लाइनिंग बिछाते हैं। क्यों प्लास्टिक की लाइनिंग बिछाते हैं? क्योंकि हम लोग उसके अंदर पूरा कचरा लाके डंप करना है, तो जाहिर सी बात है कचरा जो है वो सॉइल को पॉल्यूट कर देगा, इसीलिए हम लोग प्लास्टिक की लाइनिंग बिछा देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो डिकम्पोज होने वाला नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, पूरे कचरे को लेकर आते हैं, डंप करते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे जला दिया जाता है कचरे को, ये ऐसा किया जाता है, बट हम लोग वो लोग क्या करते हैं मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट में, उस कचरे को डंप करते हैं, रोलर्स की मदद से उसको कॉम्प्रेस किया जाता है, और पूरा हाईली कॉम्प्रेस करते 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 वो गड्ढे को क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं, जमीन के लेवल पे लेकर आते हैं। फिर उसके ऊपर स्लरी चढ़ाई जाती है और ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, रोड ब्रिज बिल्डिंग्स जो भी आपको बनाना है वो पूरा ऊपर से क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। यहाँ पर एक इनलेट और आउटलेट का टैंक दिया जाता है। अब होता क्या है, हम लोग उसके अंदर माइक्रोब्स को ऐड करते हैं जो कचरे को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, और उसको छोड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है कचरा धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगी, उसमें से मीथेन गैस। उस मीथेन गैस को हम लोग आउटलेट टैंक से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। नीचे जो बचेगा वो बाद में एज अ फर्टिलाइजर्स के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इनलेट से वापस से कचरा भर सकते हैं, जमीन भी यूज हो गई, एनर्जी भी मिल गई, कचरा भी डिकम्पोज हो गया, कितनी काम की चीज है। इस टेक्निक को बोलते हैं मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट। क्या होता है बच्चों इसको, मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों,
देखो अपने यहाँ पर सीवेज मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है। अपने यहाँ पर सीवेज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भैया पानी जो है ना गटर का जो अपने बिल्डिंग से निकलता है वो प्रॉपरली अंदर ही अंदर अगर मिक्स हो जाए बड़े से नाले में जाके तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये हो गया मैनेजमेंट। रोड पे पानी नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। देखो सीवेज का जो पानी होता है ना उसमें बहुत सारे हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, टाइफाइड के, कॉलेरा के, डायरिया के, डिसेंट्री के, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप उस पानी को यूं ही डिस्चार्ज कर दोगे समंदर में तो आपको नहीं लगता वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उन हार्मफुल केमिकल्स को पहले डिस्ट्रॉय करना, मारना है, ताकि जब वो पानी में मिक्स भी हो तो पानी उतना पॉल्यूट ना हो। तो इसीलिए सीवेज को ट्रीट किया जाता है। सीवेज को ट्रीट कैसे करते हैं उसका चैनल्स होता है, अपने बुक में उसके बारे में बताया नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेजेस होता है। बहरहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह पर ना उस पानी को होल्ड करते हैं जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्ट रहता है वो नीचे सेटल हो जाता है, जो लिक्विड रहता है उसको हम लोग आगे चैनल में क्या करते हैं भेज देते हैं। अब ये लिक्विड के अंदर अभी भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम लोग इसके अंदर फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी, टाइफाइड और कॉलेरा के वायरस को, बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सब हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। सॉलिड पार्ट पीछे रह गया, पानी आगे आ गया। अब पानी में भी हार्मफुल चीजें नहीं, अब ये हार्मफुल चीजों को, अब ये हम लोग पानी को कहाँ डिस्चार्ज कर सकते हैं, समंदर में। इससे वाटर पॉल्यूट होने वाला। अच्छा, जो सॉलिड पार्ट नीचे बच गया था उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में फर्टिलाइजर बनाते हैं और उस फर्टिलाइजर को फिर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। काम की चीज है ना भाई, एनर्जी भी मिल गई, वाटर भी साफ हो गए, आया ना बच्चे। इसको बोलते हैं सीवेज मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सीवेज मैनेजमेंट। अपने यहाँ पर बीच है, आप देखे होंगे लोग जाते हैं, हालांकि वहां पे गटर का पानी जाता है बट लोग बीच बना के रखे, उसको जाते हैं, घूमते फिरते, शाम में देखते हैं। वो क्या है बच्चे लोग, बीच है, गटर का ही पानी उसमें मिक्स होगा ना, सीवेज का पानी। हम लोग को चाहिए कि हम लोग प्रॉपर सिस्टम बनाए। आपको पता होगा मैंने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया था कि अपने यहाँ पर जो वाटर मिलता है, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिटर्जेंट के अंदर मिलते हैं और वो सारे सैंपल्स के अंदर मिला था जब टेस्टिंग हुई थी। अब पूरा इंडिया उसको पीता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। फॉरेन में लास्ट ईयर शायद ये मैंने पढ़ा था, जापान में एक प्रोफेसर था, उसने क्या किया था, जो सीवेज का पानी होता है ना उसको इतना प्योर करके वापस उसने क्या किया था, ड्रिंकिंग जो अपना कूलर होता है ना उसके अंदर लाके रिकनेक्ट कर दिया था। साफ करते करते इतना साफ हो गया था पानी कि उसको वापस से पी सकते। और एक हम लोग हैं, हम लोग के यहाँ पे जो पानी, हम लोग के लिए साफ पानी का कंसेप्ट क्या होता है, कचरा ग्लास में नहीं दिखना, ये साफ अंदर कोई माइक्रो वो मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, मेरे को ग्लास साफ दिखना चाहिए। समझ आ रहा है। तो इसको साफ नहीं बोलते। साफ पानी बेसिकली उसके अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब प्रेजेंट नहीं। बच्चे लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि उसने सीवेज के पानी को इतना ट्रीट किया कि वापस से ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते, हाँ गंदा पानी पी रहे वापस से, क्लीन किया उसने, साफ किया है ना उसने, उसको वापस से ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाया है, उसकी क्वालिटी चेक की गई, तो हम लोग जो पानी पीते उससे अच्छा है वो। अब आप बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक दिया है बच्चे लोग अपने को, क्लीन टेक्नोलॉजी। देखो उसने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स ने बड़ी फास्ट प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजी को लेकर और साथ ही साथ पॉल्यूशन को लेकर भी बड़ी फास्ट हम लोग ने क्या किए, ग्रोथ की है। तो हम लोग को बता रहे कि अपने पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स है बच्चे लोग जिनके पास नेचुरल एबिलिटी है कि वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में बताया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स है बच्चे लोग जो फ्यूल में से सल्फर को निकाल लेते हैं। किसको निकाल देते हैं, अब आप इमेजिन करो, कोल में याद है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर मैं कोल में से सल्फर को निकाल लूं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, नहीं बनेगी। सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी, नहीं बनेगी। एसिड रेन नहीं होगी। सिमिलरली अपने पास कुछ लो क्वालिटी के मेटलॉइड्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में लीच करके साइकिल में एंटर हो जाते हैं। कॉपर, यूरेनियम, आयरन, ऐसे कुछ लो क्वालिटी के मेटलॉइड्स जो होते हैं जिनकी वजह से ये मेटल्स होते हैं अपने नेचुरल साइकिल में एंटर हो जाते हैं। हम लोग के पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो इनको लीच करने नहीं देते, एनवायरनमेंट के अंदर उनको एंटर करने नहीं देते, अपनी जो नेचुरल साइकिल्स होती है उसके अंदर नहीं आने देते, जिससे हम लोग के फूड साइकिल में वो लोग एंटर नहीं करते। सिमिलरली हम लोग को ऑयल स्पिलेज के बारे में दिया। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि जब ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह, बहुत बार ऐसा होता है कि शिप डूब जाती है।
और जब शिप डूब जाती है तो उसके अंदर का जो ऑयल है वो पूरा कहाँ आ जाता है, समंदर के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। आप देखते हैं मछलियां मर के ऊपर ऐसे तैरने लगती है, एक्वेटिक लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है। नाउअडेज हम लोग के पास ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जिसके बारे में दिया है, सीडोमोनास की कुछ स्पीशीज है, अल्कानोवोरस बोर्क्यूमेंसिस नाम है माइक्रोब का। इसको अगर आप वो पानी में ऐड करेंगे जहां ऑयल स्पिलेज हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपने ऑयल के अंदर के हाइड्रोकार्बन्स है ना, उसको वो लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा के कहां पर भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में। कहां पर भेज देते हैं, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो उसको कहां पर भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में। मतलब अब नीचे ऑयल है बट ऑयल की हार्मफुल चीजें कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में। समझ आ रहा है? अब ऑयल पॉल्यूट, एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली, कितने काम के हैं। सिमिलरली आप देखो अपने पास कुछ ऐसे माइक्रोब है बच्चे लोग जो प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर देते हैं। 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे प्लास्टिक को गलने में 10 लाख साल लगता है। वी हैव सर्टेन वैरायटीज ऑफ माइक्रोब जो प्लास्टिक के कुछ टाइप, सारे प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक की कुछ टाइप। अपने बुक में एक एग्जांपल दिया है पेट, पॉलीइथाइलिन टेट्राथिलीन, ये प्लास्टिक का एक टाइप है। इसके कुछ माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। आपके बुक में नाम दिया हुआ, अगर आप मार्क कर सको तो, विब्रियो, इडियोला, सेकाइंसिस, ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लास्टिक को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। सिमिलरली अपने पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो गार्बेज के अंदर से रबर को क्या कर देते हैं बच्चे लोग, डिकम्पोज कर देते हैं। नाम दिया है बुक के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो रबर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। सिमिलरली आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है, वो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ब्रिजेस होती हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, इनको क्या करती है, कोरोड और इरोड करती है। हम लोग के पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, नाम दिया है देखो वहां पर एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। ये उस एसिड रेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिजेस है, ये खराब नहीं होते। समझ आ रहा है? इतना ही नहीं बच्चे लोग, अपने पास कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो पानी के अंदर नहीं बोलूंगा। देखो आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी थी, औरतों को बेवकूफ बनाने की टेक्निक। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कभी कभी होता है ना, उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, यूरेनियम वगैरह निकलता है। इवन आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे कि जो अपने पास रेडिएटिव वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इसमें भी यूरेनियम वगैरह होता है। तो भैया ये जो वेस्ट होते हैं, इसके कुछ सॉल्ट होते हैं, यूरेनियम के कुछ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जो कहां से मिलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलीज होते हैं। अब वो वाटर सॉल्युबल होते हैं तो मट्टी में जाने के बाद पानी में मिक्स हो जाते हैं, और फिर पानी में मिक्स होने की वजह से वो अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और फिर जब हम लोग पंप से या वेल से उसको निकालते हैं तो वो वापस पानी में मिक्स होकर कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब आप सोचो पानी में कौन मिक्स है, यूरेनियम, हाईली डेंजरस। हम लोग के पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जियोबैक्टर। क्या नाम है बच्चे लोग? ये वो जो यूरेनियम का सॉल्ट था जो वाटर सॉल्युबल था, उसको वाटर इनसॉल्युबल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो यूरेनियम पानी में मिक्स ही नहीं होगा। पानी में मिक्स ही नहीं होगा तो नीचे जाएगा क्या, तो पानी के साथ में ऊपर भी कितने काम के। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये लोग अभी है, ये लोग पहले से हमेशा से हैं बच्चे। हम लोग अब धीरे धीरे नॉलेज जब कलेक्ट करना स्टार्ट किए तो हम लोग को पता चला कि माइक्रोब ऐसे ऐसे यूज होते हैं। हाँ ये बात सही है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अब हम लोग इनको क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग तरीके की बीमारियां देखते हैं। पहले नेचुरली ये सब चीज थी, नेचुरल अपने आप नेचर इन सबको बना रहा था, सही चल रही थी, बट जब हम लोगों ने इनको क्या किए, डिस्टर्ब किए, इसकी वजह से आप देखो नाउअडेज अलग अलग तरीके की वैरायटीज ऑफ डिजीज हम लोग को देखने के लिए समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उनको हटाना कहा, चेंज कर दिए, उनका जो काम था वो बंद करवा दिए। तो भैया वो सारी काम जब नहीं होंगे तो वो एनवायरनमेंट को अब वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग डिस्टर्ब करते हैं, जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, हम लोग के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक दिया माइक्रोबियल इनोकुलेट्स। देखो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं ना जो सीड वगैरह के ऊपर लगाकर मिलते हैं। सीड के ऊपर अगर आप लोग गांव वगैरह गएंगे तो सीड बोते टाइम देखो सीड के ऊपर ना एक पाउडर की कोटिंग होती है। हाँ जब सीड पर शो करते हैं तो हाथ में भी वो पाउडर लगता है। बेसिकली वो पाउडर कोटिंग में होता है क्या है, माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी सीड को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई इंसेक्ट वगैरह उसको खा ना सके। दूसरा, जब वो सीड ग्रो होने लगती है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो जो माइक्रोब्स हैं वो उसको न्यूट्रिएंट लाकर भी देते हैं। याद होगा 9th स्टैंडर्ड में राइजोबियम के बारे में पढ़े थे। राइजोबियम क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन लाकर देता है, बदले में प्लांट उसको अपने ऊपर रहने और खाने की
जगह देता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों साथ में रहते थे, तो इसको इनोकुलेंट बोलते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स को लोग डिस्ट्रॉय भी करते हैं, अपने प्लांट को ग्रो होने में क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। नाउअडेज बायो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज अपने प्लांट के अंदर दे देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप बना देते हैं। याद होगा 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि बॉलवॉर्म जो एक कीड़ा है कॉटन के प्लांट को क्या करता था, खा जाता था, कॉटन का प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता था। उन्होंने कॉटन के प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किए, एक माइक्रो जिसका नाम था बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, उसके अंदर बॉलवॉर्म को किल करने का पॉइजन था, वो जीन निकाल के किसमें डाल दिए, कॉटन में। अब कॉटन भी क्या कर सकता है, पॉइजन रिलीज कर सकता है। अब अगर बॉलवॉर्म उसको खाने आएगा तो कॉटन क्या रिलीज करेगा, पॉइजन। आपका प्लांट सेफ रहेगा, बॉलवॉर्म क्या हो गया, किल हो गया, कॉटन बच गया ना, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग। क्लियर है यहाँ तक के, कोई दिक्कत, पक्का, झूठ नहीं बोल रहे, खामा कसम, मरना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ तक के देखो पूरा थ्योरी था बच्चा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कंसेप्ट है जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं। सो मेक श्योर कि आप घर पे जाके इसको रीड करें एक बार, और जो मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसको मार्क करो। नहीं